जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। वो है हमारे पास लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक, मतलब आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूं बेटे आज का काम। देखिए सवाल क्या है हमारे पास। उसने आपसे कहा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है जी। वो पूछ रहा है कि ये किस डोमेन का पार्ट है। जैसे कि आप अलग अलग तरीके के आयाम देखते हैं विकास के। ठीक है, डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके के आयाम हैं। हम इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, राइट, इन सबको पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज पार्ट ऑफ इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव, फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सवाल है। अवधारणाओं का विकास भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक या सामाजिक, क्या रहेगा? क्लियर है? ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहिए, इसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन सब डेवलपमेंट की जो थ्योरीज हैं वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो आपसे नोट लगा के पूछ रहा है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े हैं आपने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक, फिर आपके पास में प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न है। राइट, देखें जरा सवाल। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है जी। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एरिक्सन, टेलर, जीन, प्याजे या कैटल। किसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या यहीं पर आप ध्यान रखें कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है जी, ध्यान रखें। जीन प्याजे, एक बार फिर से आपको याद करा दूं, पिछले 3-4 दिन में लगातार मैंने आपको याद कराया है कि भाई सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हम वाइगोत्स्की को बोलते हैं। वाइगोत्स्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कैटल का सिद्धांत किस चीज के लिए? चले जरा यहीं पर ही बात कर लेते हैं एक बार। कैटल का सिद्धांत किसके लिए है? कैटल का रेफरेंस बताइए यहां पर। कैटल का काम क्या है, क्या क्या काम है कैटल का? कैटल का काम 16 पॉइंट पर्सनालिटी इन्वेंटरी। बहुत बढ़िया। ये 16 पॉइंट कौन कौन से हैं? पढ़ना जरा एक बार। ठीक है, इन 16 पॉइंट को उसने किस विधि से ढूंढा? पढ़िएगा जरा एक बार इसको। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस किया। क्या किया? फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? चलो श्रीमान जी आगे चलो। जीन पियाजे 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 4 अलग अलग स्टेज कौन कौन सी है? तो भाई सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी वाली प्री ऑपरेशनल है, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल है। SPCF ध्यान रखें, SPCF सेंसरी, सिस्टमेटिक सेंसरी, प्रोग्रामेबल। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं, इसी थीम के ऊपर सवाल आता है कि भाई कौन सी स्टेज में बच्चा कौन सी क्लास में होगा। अब आप इसको NEP के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, कि जो ECCE वाली स्टेज है, उम्र का ध्यान रखना, ये नहीं कि ECCE वाला सेंसरी मोटर में चला जाएगा। कौन सी आयु वर्ग, एडोलसेंट कौन सी स्टेज में पड़ेगा भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आइए। प्याजे बिलीव्स दैट चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी विद। डिफिकल्टी विद पूछा है, प्याजे का क्या मानना है कि भाई
कौन सी, मतलब ये जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को किस किस कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी होती है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है इनमें से जो सेंसरी नहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं डेवलप हो पाता? पर्सपेक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव या कंजर्वेशन? अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, इंडक्टिव, डिडक्टिव और हाइपोथेटिकल जहां पर आप फंसते हैं, ठीक है। बच्चे की विकास यात्रा में आगमन तर्क जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, वो पहले डेवलप होता है, डिडक्टिव बाद में डेवलप होता है, हाइपोथेटिकल बाद में डेवलप होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बाद में डेवलप होती है। समझ में आगे चीज? एक और चीज है ट्रांसडक्टिव। अब डिडक्टिव, इंडक्टिव, ट्रांसडक्टिव तो आपको ये मालूम ही है। डिडक्टिव निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, इंडक्टिव मतलब उदाहरण से नियम की ओर, तीसरी है ट्रांसडक्टिव। ट्रांसडक्टिव का मतलब क्या है? ट्रांसडक्टिव, अब यहीं पर ही एक चीज और समझ लीजिए, ये है, इसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, इसको हम स्पेसिफिक टू जनरल बोलते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रहेगा ट्रांसडक्टिव, ठीक है जी, क्लास में करा रखा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, कंजर्वेशन। पांचवें का आंसर क्या है? पांचवें का आंसर डिडक्टिव लॉजिक है जी, इंडक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव डेवलप हो जाता है लेकिन डिडक्टिव आपका इसके बाद की स्टेज में डेवलप होता है। उसने आपसे सवाल पूछा था कि इसमें प्रॉब्लम होती है कंक्रीट ऑपरेशनल में, कंजर्वेशन हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सपेक्टिव थिंकिंग हो जाती है, डिडक्टिव लॉजिक को लेकर के प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। स्टेज डैश स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 2 years सेंसरी मोटर की बात कर रही है। डैश स्टेज रेंजेस फ्रॉम द एज ऑफ 6 और 7 टू 12 और 13। कौन सी स्टेज है ये जी? कौन सी स्टेज है? फॉर्मल ऑपरेशनल से पहले की स्टेज है, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट पर आ जाइए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सत्य है? पढ़ें जरा आप इसको, सत्य कौन सा स्टेटमेंट? एट द एंड of sensory motor stage, the end of sensory motor stage ends with children begin to mentally consider reality and propositional stage, pre-operational stage begins। सही है ये। concrete operational stage is characterized by conservation which involves the ability to discern whether two quantities are equivalent। सही है ये, कुछ गलत नहीं है इसमें। जीन पियाजे की थ्योरी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। Formal operational period stage occurs during adolescent and it's characterized by application of logic to abstract thought। ध्यान रखना इसका, ये भी सही है भाई। The theory of cognitive development was established by Jean Piaget। बताओ भाई कौन सा गलत है? A, B, C and D सब हो जाएंगे। किसी भी ऑप्शन के ऊपर डाउट है तो बताओ, बोलो। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड मैनिफेस्टेड इन सोशल एडजस्टमेंट। किसकी डेफिनेशन है ये? डशील की, क्रॉनबेक की, कैटल की, गिलफोर्ड की, या मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको, ऑलपोर्ट की। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन सोशल एडजस्टमेंट। देखिए एडजस्टमेंट, साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट का टॉपिक जॉन फ्रेडरिक डशील, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था और इसने एडजस्टमेंट के ऊपर बहुत काम किया है। अब क्यों उठा के लाया गया है ये व्यक्ति, ठीक है जी? आप मुझे ये बताइए कि हम लोग अपने विषय में रेफरेंसेस स्टाइल में लिखते हैं, किस स्टाइल में हम लोग रेफरेंसेस लिखते हैं? बोलो। एजुकेशन सब्जेक्ट में या साइकोलॉजी में हम लोग किस विषय में रेफरेंसेस लिखते हैं? मेरे से एपीए में लिखते हैं बेटा, एपीए में लिखते हैं। एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन
साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो श्रीमान जी हैं ये एपीए के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट के ऊपर इनका काम रहा है। समझ में आ गई चीज? 2-3 चीजें जितनी इससे रिलेटेड थी क्वेश्चन से वो मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। हु फर्स्टली यूज द टर्म साइको एनालिसिस? मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहली बार? ऑप्शन में क्या है हमारे पास? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, कैटल, एरिक्सन, और मैं एक और डाल देता हूं, एना फ्रॉइड। अब बताइए, सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस, ठीक है, या साइको एनालिटिकल थ्योरी? साइको एनालिटिकल थ्योरी। समझ में आ गई चीज? दूसरा, आपने अपने सिलेबस में फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी पढ़ी है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी सबसे पहली ओरल, फिर एनल, समझ लो 5 स्टेजेस, राइट। मनोलैंगिक सिद्धांत बोलते हैं इसको, और साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी है। अब एक बार यहीं पर ये देख लीजिए कि अगर वो आपसे सिर्फ एनालिटिकल, सिर्फ विश्लेषणवाद की बात करता है, सिर्फ एनालिटिकल थ्योरी, तो आंसर क्या होगा बताएं जरा। एना फ्रॉइड का मेन कंट्रीब्यूशन आप पढ़िए पहले। सिगमंड फ्रॉइड, एना फ्रॉइड कौन है, क्या इनका आपस में लेना देना है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एनालिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो C.G. यंग, कार्ल गुस्ताव यंग, जो स्टूडेंट था सिगमंड का, वो एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा इसका सिगमंड फ्रॉइड। हाँ जी, सिगमंड फ्रॉइड assumed that all thoughts and behavior, सिगमंड फ्रॉइड ने जब ड्रीम एनालिसिस किया, ठीक है, स्वप्न विश्लेषणवाद, ड्रीम एनालिसिस के बाद में उसने ये जो अपने इड, ईगो, सुपर ईगो और साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, और उसकी जो एनालॉजी दी उसने उसके साथ में, क्या नाम है, ग्लेशियर के साथ में, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, इरेटोज और थैनेटोज, इरोज एंड थैनेटोज, मतलब जिजीविषा और थैनेटोज एकदम उसका उल्टा, वो सारे फैक्टर्स जो इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। समझ में आई चीज? उसी पर आधारित सवाल है। सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि जितने भी थॉट्स और बिहेवियर्स हैं उनका मीनिंग होता है, या रैंडमली होते हैं, या स्पॉन्टेनियसली होते हैं, या कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए सिंगल इवेंट। सभी का एक ही चीज से लेना देना है। आंसर करें जरा इस क्वेश्चन को। जी, अर्थ है, इन दोनों चीजों को आप ऐसे ही समझिए। सुन लीजिए जरा, जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा कि भाई बच्चे जिन सवालों के उत्तर गलत करते हैं, मतलब बच्चों की गलतियां, उनका अर्थ है कि नहीं है, पहले ये बताओ, बच्चों की जो गलतियां हैं या जो उनके गलत उत्तर हैं उनका अर्थ है कि नहीं है? बोलो। सेम वही चीज यहां पर है कि भाई जितने भी ऑल थॉट्स एंड बिहेवियर, हाँ, अब आप इसको यहां पर रिलेट करिए श्रीमान जी, आपका कॉन्शियस, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं इसमें, सबकॉन्शियस, ठीक, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत से विचार ऐसे महसूस किए हैं, हम सोचते हैं, जो हम किसी को बता तक नहीं सकते हैं,
समझ में आ रही चीज? उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। तो भाई हर चीज का अर्थ है। ये जो अनकॉन्शियस है, ये जो 9/10वां हिस्सा है आपका, इसी को ना कहता है वो साइकिक एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी। समझ रहे हैं? वो विचार बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो वो विचार बहुत ही समाज के एकदम खिलाफ है। समझ रहे हो? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पर आइए। फ्रॉइड एनाटॉमी ऑफ पर्सनालिटी डील्स विद। सिगमंड फ्रॉइड ने जो पर्सनालिटी या जो उसने व्यक्तित्व नाम का जो एक कंस्ट्रक्ट है, उसको उसने किन किन तत्वों पर आधारित रखा है? इड, पावर, सुपर ईगो, कॉन्शियस ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, नन ऑफ द अबव, या मैं नन ऑफ द अबव की बजाय अगर मैं यहां पर लिखता कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब बताएं, अब इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो भी आ गया और ये भी आ गया, ये भी इसी का कॉन्सेप्ट है। सही उत्तर बताओ क्या होगा? सिगमंड फ्रॉइड डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कुछ भी हो, सवाल देखो। उसने कहा है जो एनाटॉमी है पर्सनालिटी की, इसकी मौजूदगी में भी करेक्ट आंसर यही रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यही रहेगा, इड, ईगो, सुपर ईगो। समझ में आ गई चीज? पर्सनैलिटी की टाइप, इड टाइप, ईगो टाइप, सुपर ईगो टाइप। हम पर्सनैलिटी की अगर थोड़ा सा हल्का सा भी सोच लें, कॉन्शियस टाइप, सबकॉन्शियस टाइप या अनकॉन्शियस टाइप थोड़ी बोलते हैं। और मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, पोस्ट मॉडर्न साइकोलॉजी, वो तो ये बोलती है कि भाई सेम पर्सन कैन बिहेव समटाइम्स इड, ईगो और सुपर ईगो टाइप। राइट? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईगो? इसका फंक्शन बताएं। फंक्शन ऑफ ईगो, ईगो मींस इमीडिएट कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट, बुद्धि से काम करना। समझ रहे हो? टू बूस्ट अ पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू पुश फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वन सेल्फ इंटरेस्ट, टू थॉट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, टू मीडिएट बिटवीन इंपल्सिव ड्राइव। इंपल्सिव ड्राइव का मतलब जिनको हम बोलते हैं, जो इड वाली मेन चीज क्या, जिसको हम पाशविक प्रवृत्ति बोलते हैं, डिजायर। राइट? और क्या लिखा है? मॉरल कॉन्शियस, जो आदर्श अवस्था है उसके बीच में। मीडिएट बिटवीन इंपल्सिव ड्राइव एंड मॉरल कॉन्शियसनेस। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? टू मीडिएट बिटवीन इंपल्सिव ड्राइव एंड मॉरल कॉन्शियस। मॉरल कॉन्शियस का मतलब समझे? आदर्श अवस्था। सुपर ईगो। ये इनके बीच का बैलेंस। मीडिएशन डिटेल में आपकी क्लास में बेटा। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट पर आ जाइए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? कार्ल रॉजर को आप 2-3 जगह पढ़ते हैं। कार्ल रॉजर को आप पर्सनालिटी में भी पढ़ते हैं, कार्ल रॉजर को आप गाइडेंस काउंसलिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ। कार्ल रॉजर्स पर्सनालिटी थ्योरी एम्फेसाइज्ड ऑन द importance of self-actualizing tendency in shaping human personalities. Roger believed that the humans are constantly reacting to stimulus with their subjective reality which changes continuously. तो A भी सही है, B भी सही है। A और B दोनों सही है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनालिटी थ्योरी, ऑलपोर्ट, रॉजर, फ्रॉइड या मैस्लो? मॉडर्न, मॉडर्न कौन सी है? मॉडर्न आपकी टाइप है या ट्रेट है? पहले ये बताएं, मॉडर्न टाइप है या ट्रेट है? पहले ये आंसर करो। ट्रेट थ्योरीज जितनी भी है आपकी, विशेषक सिद्धांत जितने भी हैं,
उनको हम मॉडर्न पर्सनालिटी थ्योरीज बोलते हैं और गॉर्डन ऑलपोर्ट को उसका जनक मानते हैं। समझ गए? ऑलपोर्ट की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है पर्सनालिटी की। आइए नेक्स्ट पर आ जाइए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज ए जर्मन बोर्ड फाउंडेड बाय, हाँ गेस्टाल्ट किसके द्वारा? तो आपको मालूम है मैक्स वर्दीमियर का नाम जुड़ा हुआ है इससे। उसके बाद कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया, सुल्तान चिंपांजी, कॉफका ने उसको असिस्ट किया बुक्स लिखने में। कॉफका की अपनी भी किताब है, बहुत फेमस बुक है कॉफका की, मैंने करा रखी है आपको। ठीक है जी। मैक्स वर्दीमियर ने नाम दिया गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट जिसका मतलब है परसेप्शन एज ए होल। ठीक है जी, परसेप्शन एज ए होल। नेक्स्ट पर आ जाइए। द रिजल्ट ऑफ वर्दीमियर्स एक्सपीरियंस ऑन परसेप्शन was published in 1912 and illusion of the apparent movement came to know as। वर्दीमियर का एक एक्सपेरिमेंट जहां पर एक चीज चलती हुई कॉन्स्टेंटली सामने मूव करती थी, फाई फिनोमिना या फाई एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटे, क्लियर? अब आप एक काम करिएगा, ठीक है? करेंगे तो बताओ आप पाई कप्पा डेल्टा, फाई कप्पा डेल्टा। अब ये फाई कप्पा डेल्टा क्या चीज है? ठीक है, ये एक बार देखना समझना क्या इसका लेना देना है साइकोलॉजी के अंदर। और ये तीनों ही जो है ये अल्फा बीटा गामा जो सिंबल्स है ना, ये भी सिंबल है, कप्पा भी सिंबल होता है, डेल्टा भी सिंबल होता है, और फाई तो है ही है। चलिए नेक्स्ट पे चले। हु डिफाइन मेंटल हाइजीन एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द टेकिंग ऑफ एडवोकेसी ऑफ मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। मेंटल हेल्थ आपने कभी नोटिस किया है? पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन और काउंसलिंग, सबसे आसान होते हुए भी आप लोग इसके सवाल गलत करते हो। वो आपसे पूछ रहे हैं हु डिफाइन मेंटल हाइजीन एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। कोटेशन है, ठीक है, जेम्स ड्रेवर की कोटेशन है बेटा, मैं बता देता हूं, ठीक है? लेकिन इसको ध्यान से अगर आप समझें, इसमें एडजस्टमेंट को ढंग से पढ़ें, समायोजन का जो टॉपिक है उसके जो सिद्धांत है उनको ढंग से समझें, आपके सवाल सही होंगे। ठीक है, हैरी फील्ड नहीं है बेटे, ये ड्राइवर जेम्स, जेम्स इसका नाम है, ड्राइवर इसका सरनेम है। ठीक है, मानसिक स्वच्छता ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चल लूं। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अलाउज पीपल टू, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य जो है वो क्या है? रियलाइज देयर पोटेंशियल, कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, वर्क प्रोडक्टिवली या ऑल ऑफ द अबव। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ किस चीज पर असर? पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, हाँ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है जी, डन है। स्ट्रेस ऑफ लाइफ, पोटेंशियल रियलाइज कराने में, ठीक है, और क्या लिखा था? वर्क प्रोडक्टिवली। ठीक है, ऑल करेक्ट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन पर हमने यूट्यूब सेशन में भी काफी बातचीत करी। स्पीयरमैन की जो थ्योरी है क्या बोलते हैं उसको? इन ऑप्शंस में से आंसर करिए। टू टाइप एबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर है। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, क्लियर? कौन कौन से द्विकारक हैं? एस और जी फैक्टर, एस फैक्टर, टू फैक्टर, इन दोनों पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं बेटे। ये S1 प्लस S2 प्लस S3 भी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी S होंगे चाहे SN तक हो,
इनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा। समझ में आ गई चीज? ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलें। और इनको बाइंड करने का जो काम होगा वो कॉमन का मतलब क्या है? इनके बीच का कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन होगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट पर चलें। थॉर्नडाइक्स मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं, मल्टी फैक्टर समझ सकते हैं आप। उसका और क्या नाम है? एनार्किक थ्योरी, एकेडमिक थ्योरी, स्पीड थ्योरी। मैंने कराया बेटे आपको, बताइए जरा। एनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी में और किन किन चीजों की, उसने कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी है पहले ये बताओ। कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी है? कौन कौन सी वो इंटेलिजेंस है? सोशल इंटेलिजेंस पर कई बार सवाल आ जाता है, ध्यान है। सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि का कॉन्सेप्ट, ये भी एनार्किक थ्योरी में जो 3 दिए, ठीक, उनका एक पार्ट है। ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, कॉन्क्रीट, और अलग से सबसे ज्यादा सवाल बेटा सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर आता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, 3 टाइप की बात करी है, बहुत बढ़िया। इस सवाल में कोई दिक्कत, अगर वो आपसे पूछे एनार्किक थ्योरी तो भी आप कहेंगे कि भाई कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर करिए। चलिए ये सवाल तो बेटे हमने कर ही लिया है। थॉर्नडाइक हैज गिवन 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल। हो गया, ये तो हमने कर ही लिया। देखो एक बार, व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? चलिए आप बताइए सोशल इंटेलिजेंस है क्या? किस चीज को उसने सोशल इंटेलिजेंस कहा है? सोशल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। It includes an awareness of situation and social dynamics that govern. It includes a knowledge of interaction styles and strategies that can help person. बेटा ये तीनों ही सही हैं। सी वाला विशेष रूप से ध्यान से पढ़ लेना। चलें बेटा नेक्स्ट के ऊपर चलें, क्लियर है? आ जाओ। Who propounded a unique contemporary theory of multiple intelligence? अब ये पूछ रहा है आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। गार्डनर, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिस पर बेस्ड बहुत सारी काउंसलिंग टेक्निक्स, बहुत सारी गाइडेंस काउंसलिंग के नैरेटिव, बहुत सारी साइकोथेरेपीज, इवन SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के मॉड्यूल्स इस पर डिपेंडेंट है। आप DSM-5 की बात करें, ICF 11 की बात करें, ICF 10 की बात करें, हर जगह। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। डैश इंटेलिजेंस इज कंसर्न विद द एबिलिटीज, टैलेंट एंड स्किल्स इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेशनशिप। स्थानिक, जिसको हम बोलते हैं, स्पेशल वर्ड ही आ गया तो आंसर हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस ही हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है जी, थैंक यू सो मच।